शुरू करते हैं। देखिए, अब हम कल से आगे पढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922। वर्तमान में ये चौरी चौरा गोरखपुर जिला में उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था ये क्षेत्र, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हुआ ये कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर, जो शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, उसी पर वहाँ के पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है। जिसके कारण वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाती है और आक्रोशित होकर ये भीड़ जो है चौरा थाने पर अटैक कर देती है और आग लगा देती है। जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिए, 21 सिपाहियों की मौत होती है। बहुत ही भयानक घटना माना जाता है। गांधी जी इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका अहिंसा पर ज़्यादा फ़ोकस था। इस आंदोलन का जो मूवमेंट है उसमें उन्होंने अहिंसा पर ही फ़ोकस किया। लिहाजा ये हिंसात्मक आंदोलन अब शुरू हो गया था, तो गांधी जी दुखी होकर ये जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या नाम है, बंद कर दिया, वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन को 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और वहीं से पर का निर्णय लिया गांधी जी के द्वारा कि अब असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं। ठीक है? अब देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद विभिन्न लोगों के द्वारा, चूंकि अचानक स्थगित किया गया था असहयोग आंदोलन, अचानक से, तो मिली-जुली प्रक्रिया था, है ना? इसमें मिली-जुली राष्ट्रवादियों के द्वारा जो भी नेता थे, उनका मिली-जुली प्रक्रिया था इसका। जिनका गांधी जी पर विश्वास था, श्रद्धा था गांधी जी पर, वो तो ये मानते थे कि भई देखिए आंदोलन का यह जो रोकना है, वो एक संघर्ष की रणनीति का एक हिस्सा रहा होगा, ठीक है? इस कारण से वो कोई प्रतिरोध नहीं किया करते हैं। लेकिन एक और हिस्सा था, एक और लोग थे, वो गांधी जी के इस कार्य को उचित नहीं ठहराते हैं, वो गांधी जी की आलोचना भी करते हैं। उसमें लाला लाजपत राय का नाम आता है। लाला लाजपत राय उस समय जेल में बंद थे और उन्होंने कहा था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना, ये कहाँ का न्याय संगत है, ठीक है? और लोगों का भी इसमें आता है जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना? उन्होंने किताब एक लिखा द इंडियन स्ट्रगल, उसमें बताया कि ऐसे अवसर पर जब जब जनता का हौसला बुलंद है, सबसे ऊँचा स्तर है और ऐसे समय में अगर हम पीछे लौटते हैं, तो ये राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। इस तरह से प्रतिक्रिया उन्होंने भी दिया। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने भी इसकी आलोचना की। जैसे मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि कन्याकुमारी के एक जगह पर किसी एक गाँव में हिंसा हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सज़ा हम हिमालय में बसे किसी गाँव को दें। बात समझ में आया ना? उन्होंने कहा कि भई देखिए कन्याकुमारी में एक गाँव में अगर कोई ऐसा घटना घट रहा है किसी गाँव में, तो उसका हम सज़ा हिमालय के गाँव के लोगों को नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखें, समझें तो गांधी जी के द्वारा ये फैसला लिया गया था असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का, वो ठीक था। आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, कोई भी मूवमेंट होता है, आज के ही परिवेश को ले लीजिए, कोई भी मूवमेंट होता है कहीं पर, अगर एक जगह पर आगजनी या इस तरह से घटनाएँ घटती हैं, हिंसात्मक घटनाएँ घटती हैं, तो जंगल की आग से भी तेज ये आंदोलन फैल जाता है, इसी तरह के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं।
इसीलिए और जब इस तरह के मूवमेंट होते हैं, तो ये मूवमेंट कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उस पर प्रशासन ज़बरदस्ती, ज़ोर-ज़बरदस्ती से उसे दबाने की कोशिश करता है। हुआ भी यही। अब गांधी जी जैसे ही आंदोलन को स्थगित करते हैं, जब स्थिति का लाभ ये उठाते हैं अंग्रेज और कड़े कड़े कदम उठाना शुरू कर देते हैं, जिसमें गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 18 मार्च 1922 को सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में इन पर मुकदमा चलाया जाता है, जिस पर इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, परंतु देखिए 5 फरवरी 1924 में ही इनको छोड़ दिया जाता है, इनके स्वास्थ्य के कारण, बीमारी वजह जिसकी वजह से इनको छोड़ दिया बीमार पड़ जाते हैं जिसके कारण, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना मार्च 1923 में हुआ है। कब हुआ है? मार्च 1923 में। संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। स्थान इलाहाबाद में हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। इसके बाद कांग्रेस के सामने यह प्रश्न उठता है कि भाई अब 1919 का जो एक्ट है, उसके द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये कांग्रेस के सामने एक प्रश्न उठ रहा था। उसमें जो विधान परिषद का चुनाव होगा, उसमें भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। अब उसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन सभाओं में प्रवेश करके मतलब विधान परिषद में एंट्री करके असहयोग करना चाहते थे। सहयोग नहीं, असहयोग करना चाहते थे, वहां एंट्री कर इसीलिए इन लोगों को यानी कि जो मोतीलाल नेहरू जैसे हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, इनको चेंजर कहा गया है क्या? क्या कहा गया? चेंजर, परिवर्तनवादी, है ना? दूसरा एक और गुट था, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजगोपालचारी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर अंसारी हो गए। ये लोग थे, ये परिषदों में भी जाने का, परिषद में भी प्रवेश करने का विरोध कर रहे थे कि नहीं हम इस सरकार के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। इन लोगों को जैसे इन सब के जो गुट थे, इनको नो चेंजर कहा गया, नो चेंजर गुट, अपरिवर्तनवादी। दिसंबर 1922 में एक सम्मेलन होता है कांग्रेस का। इसमें काउंसिल में न प्रवेश लेने का एक प्रस्ताव पारित हो जाता है। इससे दुखी होकर चित्तरंजन दास कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है? अब इसके बाद मार्च 1923 में ये लोग इलाहाबाद में एक जितने भी इनके समर्थक थे, उन सबको इलाहाबाद में बुलाते हैं, एक सम्मेलन बुलाया जाता है और जहां पर एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाता है, जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इसका इन्होंने तय किया कि हम लोग सरकार के कांग्रेस के अंदर भी रहकर, कांग्रेस के अंदर रहेंगे, कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस के अंदर रहकर हम लोग व्यक्तिगत तौर से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है? इसके बाद इसमें अध्यक्ष सीआर दास को बनाया जाता है, मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया जाता है। बाद में ज्यादा चेंजर और नो चेंजर में गतिविधियां बढ़ना, दोनों में कटता बढ़ता देख करके 1923 में, सितंबर 1923 में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और इनको मिलाने का प्रयास किया जाता है और सफल भी हो जाते हैं। और इस बार इस कांग्रेस ने भी विधानमंडल में प्रवेश के कार्यक्रमों को स्वीकार कर लेता, कहता है कि हाँ भी चलो ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है? इसके बाद नवंबर 1923 सर चुनाव होता है।
नवंबर में 1923 में चुनाव होता है। उस चुनाव में स्वराज पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलता है। तो चुनाव में 101 निर्वाचित सीटों में से 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीट पर इनको जीत मिली। मध्य प्रांत में भी इनको स्पष्ट बहुमत मिलता है, बंगाल में भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में भी इनको सफलता मिलती है, ठीक है? जहाँ तक मद्रास और पंजाब में तो जातिगत समीकरण की वजह से वहाँ ये चुनाव हार जाते हैं, इनको कम सीटें मिलती है, ज़्यादा सफलता वहाँ नहीं। ये लोग जो केंद्रीय विधान मंडल में स्वराजियों के जो नेता थे, वो मोतीलाल केंद्रीय विधानमंडल में और बंगाल विधानमंडल में इनका नेता चित्तरंजन दास को बनाया गया था। इसके बाद प्रारंभ में ये लोग कुछ सफलता भी प्राप्त करते हैं। प्रारंभ में सरकार को झुकाने का दिया, हालाँकि पूरी तरह से सरकार को तो अपने पक्ष में झुका नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक संदेश दे देते हैं सरकार और इसीलिए ये शुरुआती दौर में ये जितने भी बजट पेश किए गए थे, सबको अस्वीकार कर दिए थे, सबको अस्वीकार किए। परिणाम ये हुआ कि जो वायसराय हैं, उनको अपने विशेषाधिकार से उस को पारित कराना पड़ता था, जो बजट होता था उसको पारित कराना पड़ता था। बात समझ में आया ना? इसी के कारण उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि देखो भाई विधानमंडल में इनका चेहरा क्या है, ये लोग क्या बताना चाहते हैं। ये ज़बरदस्ती भी कितना भी कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, ये मनमर्जी अपने मन के माफ़िक ये कोई भी बजट पेश कर देते हैं, चाहे किसी को आपत्ति हो या इस तरह से। दूसरा इन्होंने क्या किया कि स्वराज्यों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। उत्तरदायी शासन हो इसकी स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का भी सुझाव दिया। ये गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए, इसका उन्होंने सुझाव दिया। इसके बाद 1924 में सरकार ने इसी के परिणाम स्वरूप आप देख लें कि 1924 में सरकार ने जो 1919 का जो कानून बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, उसकी समीक्षा के लिए मुंडी मैन कमेटी का गठन भी। वो किसका परिणाम था? स्वराज्यों का ही परिणाम था, स्वराज्यों की जो मांग थी, उसी का परिणाम था। क्योंकि वो स्वराज्य अब कहीं न कहीं सरकार में एंट्री कर चुके थे। पूरी तरह से उनको नकारा नहीं जा सकता। 1925 में विठुल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष भी ये लोग बनवाने में सफल हो जाते हैं, ठीक है? 1925 में मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं, जो सेना में तीव्र भारतीकरण के लिए नियुक्त की गई थी, यानी कि सेना में भारतीयों की संख्या ज़्यादा होगी, इस पर फोकस किया गया था, ठीक है ना? स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, ठीक। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि धीरे-धीरे परिषद में अ, जो परिषद जो है शुरुआत में असहयोग वाली नीति से सरकार में एंट्री की थी जो स्वराज पार्टी थी। लेकिन धीरे-धीरे ये लोग असहयोग छोड़कर सहयोग की नीति अपनाना शुरू कर दी। इसी बीच 1925 के आसपास चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और स्वराजी का जो स्वराज थे वो कमज़ोर हो जाती है, धक्का लगता है। ठीक है? बाद में कांग्रेस कहती है कि देखिए ऐसा है कि का सरकार आप लोगों की बहुत सुन तो नहीं रही है, असहयोग ही कर रही है सरकार आप लोगों से। तो आप लोग 1926 में कांग्रेस के द्वारा कहा आदेश दिया गया परवीन को कि आप लोग बाहर हो जाएँ। ठीक है ना? और हुआ भी एक चीज़ और भी हुआ, 1926 में फिर चुनाव होता है, चुनाव में अब स्वराजियों को जिस तरह के सफलता का वो आशा कर रहे थे, उतनी सफलता इनको नहीं मिली। केंद्र में 40 सीटों पर और मद्रास के आधी सीटों पर ही इनको सफलता मिलती है। बाकी जगहों पर तो और स्थिति खराब हो जाती है। इसमें अगर ये इस वाले चुनाव में मुस्लिम ताकतों के विधानमंडलों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ा, ठीक है?
1928 में अगर पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार की पराजय अ, इस संदर्भ बताता है। अच्छा, इसमें देखिए अगर विधेयकों को अगर हम बात करें, भारतीय गुलामी विधेयक की संज्ञा भी इसमें दिया गया है, इस विधेयक को। ठीक है? अब हम बात करते हैं गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट क्या था? देखिए 1924 में पता ही होगा, आप लोगों को बताया ही था कि फरवरी 1924 में गांधी जी की तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार को इनको छोड़ना पड़ता है। जब ये बाहर आते हैं, तो नवंबर 1924 में गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का एक संयुक्त वक्तव्य दिया जाता है, जारी होता है। इसी संयुक्त वक्तव्य को, जो संयुक्त वक्तव्य है, इसी को गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा, ये गांधी जी ने स्वीकार कर लिया इसी के द्वारा। और गांधी जी ने ये भी कहा कि अब स्वराज पार्टी को ये अधिकार दे दिया जाता है कि कांग्रेस के नाम पर ये कांग्रेस का ही एक अंग होंगे, और ये विधान सभाओं में के अंदर ये कांग्रेस के ही अंग के रूप में विधानसभा के अंदर काम करेंगे। ठीक है? तो ये स्वराज पार्टी की गांधीदास पैक्ट इसी को कहा गया है। ठीक है? बता ही दिया हूँ कि किस तरह से ये फिर अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ता है स्वराज पार्टी को फिर। ठीक है? अब हम अगले दौर पर आते हैं। अब तक हमने एक पीछे पढ़ा था, क्रांतिकारियों का एक क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जो धीरे-धीरे दबा दिया गया। अब हम जो पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण के बारे में हम ध्यान रखें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे युवा जो थे, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहुत सारे देश के, बहुत सारे लोगों ने स्कूलें छोड़ दी थी, वकालत छोड़ दी, बहुत सारी चीजें। तो युवा इनसे जुड़े हुए थे, एकदम दिल से जुड़े हुए थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन। लेकिन अचानक गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, इससे जो भारतीय क्षमतावान राष्ट्रवादी युवा थे, उनका गांधी जी से मोह भंग हो जाता है। अब ये युवा जो हैं, गांधी जी के द्वारा अहिंसात्मक संघर्ष की जो रणनीति चल रही थी, उससे असंतुष्ट हो जाते हैं, और अब इनका मानना ये हो गया था कि अब हम बंदूक के बल पर क्या नाम है, स्वतंत्रता लेंगे। जितने भी पुराने क्या नाम है आंदोलन के वो थे, अनुशीलन समिति हो गया, युगांतर हो गया, जो खत्म हो चुके थे, धीरे-धीरे अब पुनः उनका उत्थान प्रारंभ हो जाता है। उसी कड़ी में एक नया संस्था बनाया जाता है, और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे क्रांतिकारियों को इसमें शामिल किया जाता है, इसे एचआरए के नाम से जाना जाता है। स्थापना होता है अक्टूबर 1924 में। कब होता है? अक्टूबर 1924। ठीक है? स्थान है कानपुर। स्थान कहाँ है? कानपुर। संस्थापक इसके सचिंद्रनाथ सन्याल और योगेश चटर्जी इसके संस्थापक थे। ठीक है? अच्छा, हुआ ये कि अक्टूबर 1924 में जितने भी देश भर के जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, सबको कानपुर में बुलाया गया, इकट्ठा किया गया। ठीक है? जिसमें सचिन सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जो पुराने नेता थे, उसके अलावा कुछ नए में देखें, भगत सिंह हो गए, शिव वर्मा हो गए, सुखदेव हो गए, भगवती चरण बोहरा हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, जैसे लोग जो थे इसमें शामिल हुए। ठीक है? और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का जन्म कहाँ से होता है? तो कानपुर से होता है। और धीरे-धीरे ये पूरे धीरे-धीरे आकर के शीघ्र कह सकते हो, बहुत जल्दी इसकी शाखाएँ भारत के विभिन्न प्रांतों में
फैल जाता है, जैसे बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश से हर जगह ये फैल जाता है। इन्होंने इस दल ने जो एचआरए थी, इसका 3 मुख्य उद्देश्य इन्होंने बनाया, अपना आदर्श बनाया था कि भाई 3 चीज़ हों। पहला, भारत की जनता जो गांधी के अहिंसावाद नीतियों पर ज़्यादा प्रभावित थी, उस प्रभाव को कम करना, ठीक है ना? और इसके प्रति जागरूक कराना लोगों को, जागृत करना, बताना, ठीक है? दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अब आंदोलन वाली नीति नहीं रहकर प्रत्यक्ष कार्रवाई को ही प्रेरित किया पूरे भारतवर्ष में, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ठीक है? दूसरा, अंग्रेजी साम्राज्य के जो स्थान पर जो अंग्रेजी साम्राज्यवादी जो विचारधारा है, उसके स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर भारत में एक संघीय गणतंत्र की स्थापना हो, ऐसी सरकार बनाने की उन्होंने बात की थी। ये 3 इनके आदर्श थे। अब जब एचआरए का गठन हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी संस्था हो, उस संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। इसीलिए ये लोग जो थे, सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। और इसमें जो सबसे पहला टारगेट आता है, वो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 की ये घटना है। इसमें हुआ ये कि एचआरए के क्रांतिकारियों के एक समूह ने सहारनपुर लखनऊ जो रेलवे लाइन है, जिसे काकोरी जाती थी ट्रेन एक, उसमें 8 डाउन मालगाड़ी थी, उसमें सरकारी खजाना भरा हुआ है, सरकारी खजाना कहीं जा रहा था। उस पर अचानक से हमला किया जाता है और सफलतापूर्वक इन उस मालगाड़ी को इन क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया जाता है। बाद में लूटने के बाद तो लूटना तो सफल हो जाते हैं, लेकिन बाद में 29 क्रांतिकारियों को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है? और उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलता है। 17 लोगों को लंबी सजाएं दी जाती हैं। इसमें 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है और बाकी 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहरी जैसे लोग थे। इनको क्रमशः एक ही जगह पर नहीं, अलग-अलग जेलों में इनको फांसी, जैसे गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी इलाहाबाद में है, और गोंडा, यहाँ पर इनको फांसी दे दी जाती है। अब जब इनको फांसी दे दी जाती है, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, आजीवन कारावास हो जाती है, जिससे एचआरए अब कह सकते हो आप कि टूट-सा जाता है, ठीक है? अब इसमें हुआ ये कि काकोरी षड्यंत्र केस के बाद, अब देख ही रहे हैं, अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ लोगों को फांसी दे दिया जाता है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति जो थे, वो बच निकले थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, वो बचकर निकल गए रहते हैं। और यही इन्होंने ही 9-10 सितंबर को एक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक, जितने भी बचे हुए क्रांतिकारी लोग थे, उनका एक बैठक बुलाते हैं वहाँ, एक अधिवेशन बुलाते हैं, और वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एचएसआरए का गठन किया जाता है, ठीक है ना? इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाता है जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, और इसमें बहुत सारे जगह से लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश से, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो विजय कुमार सिन्हा जैसे थे, शिव वर्मा थे, जयदेव कपूर थे। उसी तरह पंजाब की बात करें तो भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव जैसे लोग थे। इन सभी लोग यहाँ शामिल हुए, सभी लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, ठीक है? इस तरह से स्थापित हो जाता है 10 सितंबर 1928 को एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है?
अब इनके द्वारा जो पहला काम किया गया था एसएसआरए के द्वारा, वह था सैंडर्स की हत्या। कब हुआ था? 17 दिसंबर 1928 को। होने का रीज़न क्या था, ध्यान रखिएगा। ये इसके द्वारा पहला क्रांतिकारी कार्य था। ये लाहौर में हुआ था। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना इसका पहला कार्य हुआ। ये 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। पता ही होगा आप लोगों को। अभी आगे चलकर इस पर हम चर्चा भी करेंगे, साइमन कमीशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना? तो साइमन कमीशन का 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में बहुत तीव्र गति से विरोध किया साइमन कमीशन। इसके विरोध के दौरान ही सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज कराया जाता है, जिससे लाला लाजपत राय इस लाठीचार्ज से घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है 17 दिसंबर 1928 को। इनको अच्छा, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने मिल करके सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, गोली मारकर हत्या। इसके बाद होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। इसके बाद ये घटता है कि जब एचएसआरए के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद ये लोग भूमिगत हो जाते हैं और सरकार इनको पकड़ तो पा नहीं रही थी। तो सरकार के द्वारा आम जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दी जाती है, प्रताड़ित करना प्रारंभ हो जाता है आम जनता। ठीक है? अब निर्दोष जनता आतंकित होना शुरू हो जाती है। पुलिस उसको बार-बार आतंकित, किसी को भी उठा ले जाते थे, मारते थे, पीटते थे, घर में जाते थे, घर में तोड़-फोड़ करना, इस तरह इनकी जो पुलिस की आम दिनचर्या में शामिल हो जाता है, रोज का। अब बलि का बकरा कौन बन रहा था? आम जनता। अब होता क्या है कि जब निर्दोष जनता को ये पाते हैं कि हम इनको बचा नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हो जा रहे हैं, तब सरकार का ध्यान, जो सरकार की गुस्सा है, उसका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एचएसआरए ने एक बोल सकते हैं, एक प्लान बनाती है। वो प्लान ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जाए, जिससे ध्यान हमारी तरफ आ जाए। इसमें 2 युवा तैयार होते हैं कि हम बम फेंकेंगे। उसमें एक तो भगत सिंह, और बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी का भी होता है कि वहीं गिरफ्तारी भी दे देंगे। वहाँ से आना नहीं है, भाग कर आना नहीं, गिरफ्तारी दे देना। इससे कुछ देर तक अंग्रेज जो सरकार है, जो इनकी जो आम जनता के प्रति जो ये है, वो थोड़ा कुछ समय के लिए शांत हो जाए। इसीलिए ये प्लान वो बनाते हैं और ये लोग इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचते हैं। वहां पर उस समय एक तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रहा है। और इसी बहस के बीच में ये लोग वहां 2 बम फेंकते हैं और 2 बम फेंकने के बाद वहां पर एक पर्चा लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। ये जो पर्चा है वो वहां उड़ाते हैं और खुद वहां गिरफ्तारी भी दे देते हैं। ठीक है? इनको गिरफ्तार वहीं कर लिया जाता है और इन पर केंद्रीय असेंबली बम कांड का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है? जिसको हम इतिहास में लाहौर, इतिहास में क्या नाम से जानते हैं? तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा के नाम से जाना जाता है। ये 1929 को होता है। ठीक है ना? इसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त की जब गिरफ्तारी हो जाती है तो और बहुत सारे लोगों को एचएसआरए के बहुत सारे
क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है? उनको गिरफ्तार करके उन पर संयुक्त रूप से लाहौर षड्यंत्र कांड का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है? बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच बहुत सारे कैदियों को साधारण इसमें कैदियों को सबको एक जैसा रखा जा रहा था। तो एक और थे उसमें क्या नाम है कैदी जिनका नाम था जतिन दास। उन कैदियों में शामिल थे। जतिन दास ने जेल में अनशन पर बैठ गए। कहें कि भई उनकी माँग ये थी सारे कैदियों की जितने भी क्रांतिकारी कैदी थे उनकी माँग एक माँग थी कि भई हमें साधारण हमारे साथ ट्रीट साधारण कैदियों की तरह नहीं जाए। हम लोग राजनीतिक कैदी हैं तो हमें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। बस समझ में आया ना? राजनीतिक कैदी का दर्जा देने के लिए पाने के लिए राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए जतिन दास के द्वारा भूख हड़ताल किया गया था। ठीक है ना? अनशन किया गया था और 13 सितंबर 1929 को अनशन के लगभग 64 दिन हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है। इनकी जतिन दास की 64 दिन के अनशन के बाद इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस का कांड में अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया जाता है, कुछ लोगों को आजीवन कारावास हो जाता है। इसमें से 3 प्रमुख लोग को फांसी दे दी जाती है। भ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है और फांसी पर चढ़ते हुए ये बिल्कुल गौरव की अनुभूति कर रहे थे और गीत गा रहे थे, क्रांतिकारी गीत जो शिलाती दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आए वतन आएगी। ठीक है? इस तरह से उन्होंने हँसते-हँसते क्या नाम है फांसी पर लटक गए। इनके मरने के बाद पूरा देश शोकाकुल हो जाता है। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है। देखिए इनके जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं भगत सिंह वगैरह तब चंद्रशेखर आजाद और यशपाल जो है क्रांति का या ठीक है क्रांति का बागडोर संभालते हैं और इसीलिए ये लोग फरार पूरी तरह साफ-साफ थे। अब ये लोग भूमिगत रह करके अवगत करना शुरू कर देते हैं, संचालन करना शुरू करते हैं, तो भूमिगत रह ठीक है, पकड़ में ना आए। इसीलिए ये लोग भूमिगत रहकर भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का एक प्लान बनाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा एक प्लान बनाया जाता है कि भगत सिंह को जेल से निकलवा लिया जाएगा, छुड़ा दिया जाएगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है? अच्छा भगत सिंह जब चूँकि जेल में चले जाते हैं, तो भगत सिंह के जेल में चले जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद पंजाब की क्रांतिकारियों की जो गतिविधियाँ हो रही थी, उसका ज़िम्मा यशपाल और भगवती चरण बोहरा को सौंप देते हैं। ध्यान रखें, भगवती चरण बोहरा की भी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी दुर्गा देवी, वो भी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दी थी। दुर्गा देवी दुर्गा भाभी के नाम से बड़ा फेमस थी। ठीक है? इसके अलावा और भी महिलाएँ इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दी थी, जैसे कि सुशीला देवी, श्रीमती प्रेमा देवी, तमाम जैसे ऐसे लोग थे जो इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे इस आंदोलन। अब च होता क्या है कि एक दिन चंद्रशेखर आजाद और यशपाल जो है 23 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन उड़ाने का एक प्लान बनाते हैं। कब? 23 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन का ट्रेन जो है उसको उड़ाने का एक प्लान बनाया जाता है। बम बिछाया जाता है लेकिन गाड़ी की जो 3 डिब्बा है, वो तो पूरी तरह से टूट-फूट जाता है, पूरा उड़ जाता है। लेकिन जाको राखे सैया मार सके न कोई वाली जो बातें हैं यहाँ चरितार्थ होती है और यहाँ वायसराय जो है वो बाल-बाल बच जाता है। इसके बाद
फिर अगला गतिविधि इनका होता है 23 दिसंबर 1930 को क्रांतिकारियों के द्वारा 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर को मारने की कोशिश की जाती है और कब जब पंजाब यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का जो भाषण था वो पढ़ने के लिए ये स्टेज पर जाते हैं। उसी समय वहां के क्रांतिकारी हरिकिशन के द्वारा उस पर गवर्नर पर गोली चलाई जाती है, गवर्नर घायल हो जाता है, गवर्नर मरता नहीं है, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है हरकिशन को और 9 जून 1931 को हरकिशन को फांसी दे दी जाती है। इधर 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और सुरेंद्र पांडे ये क्रांतिकारी 3 लोग ये लोग इलाहाबाद आते हैं और इलाहाबाद आने का इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो यशपाल हैं उनको रूस भेजा जाए और रूस भेजने का उद्देश्य ये था कि वहां से जो हम क्रांतिकारी गतिविधि चला रहे हैं यहाँ पर तो कुछ मदद मिल सके रूस से, इसलिए से रूस भेजने के प्लान के लिए इलाहाबाद पहुंचे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, आज इस अल्फ्रेड पार्क का नाम कंपनी बाग के भी नाम से उस समय जाना जाता था, आज भी ये कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है ये अल्फ्रेड पार्क। इसको आजाद पार्क के नाम से आज जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद के जी के ही नाम से ये आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ये किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने मुखबिरी कर दिया और मुखबिरी के वजह से वहां पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। दोनों तरफ से गोलीबारी दोनों तरफ से होती है, जिसमें जब देखते हैं चंद्रशेखर आजाद की हमारे पास बस अब मात्र एक पेड़ के पीछे बैठ छुपे हुए थे, वहीं पर जब देखे कि भाई अब हमारे पास एक गोली बची है और इन्होंने कसम खा रखी थी कि जब तक जीऊंगा ये अपने शरीर को अंग्रेजों को छूने नहीं दूंगा और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ पर अपनी ही गोली से अपने आप को मार लेते हैं और इनके मरने के बाद आप कह सकते हो कि इनकी जो क्षति थी, क्षति को किसी भी मतलब किसी ने भी पूरा नहीं कर पाया था, पूरा नहीं हो पाया था। इसके बाद इनके मृत्यु के बाद एचएस आर्य का जो जिम्मेदारी थी, वो यशपाल के कंधों